गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे हमारे सब्जेक्ट के, जिसमें फर्स्ट जो है आपके कल्चर एंड बिजनेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। कल्चर क्या होता है? जो हमारी संस्कृति, जो हमारे देश में संस्कृति हम फॉलो करते हैं, जो जिन नियमों के साथ हम काम करते हैं, वो हमारा कल्चर है। और बिजनेस जो हमारा व्यापार है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इनको हम जो है देख लेते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल सेंस में कि इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। जैसे कि सोशल यानी कि हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, कल्चर जो हमारी संस्कृति है, जो नियम हम फॉलो करते हैं हमारे देश में वो, और जो एनवायरनमेंट है यानी कि जो उसकी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या होगा? रिफर्स टू द इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड बाय सर्टेन सोशल फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंपनीज गेट। जो कंपनी के गेट के बियॉन्ड जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हमें क्या करना होता है, फोकस करना होता है। किसी भी संस्था को किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, तो उन चीज़ों पे फोकस्ड रहना होता है। जैसे कि एटीट्यूड ऑफ पीपल टू वर्क, जो उनके काम करने के लिए जो उनका एटीट्यूड है किसी भी काम को लेकर, वो क्या है। जैसे कि अपने इंडिया में ज़्यादातर लोग जो हैं उनके मेंटालिटी ये होती है कि फ़ीमेल्स के लिए यानी कि लड़कियों के लिए या औरतों के लिए सबसे अच्छा बेहतरीन काम करने की जगह होती है क्या? उनके टीचिंग जो है वो सबसे सही होता है उनके लिए, ठीक है। तो ये उनका एटीट्यूड है पर्टिकुलर, जो हम लेडीज़ की बात कर रहे हैं उनके लिए, कि उनके लिए वो सही होता है। एक एग्जांपल है। फिर वेल्थ, फैमिली, मैरिज, रिलीजन, एजुकेशन, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलकर क्या होती हैं? सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट में हम फोकस करते हैं। एजुकेशन पे करते हैं। जब हम किसी को जॉब दे रहे होते हैं तो हम उनकी एजुकेशन देखते हैं कि वो कहाँ तक क्या पढ़े लिखे हैं। हम हमारी संस्था में एथिक्स फॉलो करते हैं, यानी कि जो नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़, बिलीव्स हैं हमारे, उनको फॉलो करते हैं। वेल्थ, फैमिली, मैरिज, इन सब चीज़ों को टारगेट करके हम क्या करते हैं? जो भी मार्केट में किसी भी चीज़ को लेकर डिमांड आती है, इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों का प्रोडक्शन वगैरह करते हैं या सेलिंग हम इस अकॉर्डिंग करते हैं। बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट्स जो होते हैं वो फैमिली वाले जो लोग होते हैं उनको टारगेट करके बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ें संस्था में इसलिए इसकी स्टडी हम करते हैं कि ज़रूरी भी है ये हमारे लिए, ताकि हमें पता हो कि जो चीज़ हम लाने वाले हैं तो किन ऑडियंस को टारगेट करके हमने ये बनाई है, कौन सा क्राउड है जिसमें हमें उसका एडवर्टीज़मेंट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसकी स्टडी करके ही हमें पता चलती हैं। अब जो मेन फीचर्स होते हैं इंडियन सोशल एनवायरनमेंट के, वो कौन कौन से होते हैं? तो या कौन कौन से फीचर्स हैं अभी जो हमारे इंडिया में हैं समाज में? चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर। पहले हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, सब एक साथ रहा करते थे। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने लगी है। क्यों होने लगी है? बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, फिर पेरेंट्स भी चले जाते हैं और वहीं उनकी जॉब लग जाती है। तो क्या होता है? एक छोटी सी फैमिली हो जाती है 2-4 लोगों की। पहले क्या पूरे घर के चाचा बाबा, अंकल आंटी वगैरह सब साथ में रहा करते थे। तो जो फैमिली स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया में वो चेंज हो रहा है। फिर रिडक्शन इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जैसे जैसे लोग पढ़ते जा रहे हैं, पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, तो वो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ है उसको क्या कर रहे हैं? हम कम कर रहे हैं। जैसे कि पहले जो भेदभाव होता था कि भाई ये अपर लेवल के, ये अपर क्लास के लोग हैं, अपर क्लास इन द सेंस इनकी कास्ट ये है, ये लोअर कास्ट के लोग हैं तो हम इनसे बात नहीं करेंगे, इनके साथ खाना नहीं खाएंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी को फॉलो करते जा रहे हैं, तो ये रिडक्शन हो रहा है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में। फिर होता है चेंज इन स्टेटस ऑफ वुमेन। पहले औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कियों को कम उम्र में शादियां कर दी जाती थी, लेकिन अब उनका स्टेटस क्या है? अब जो हमारे जो मेल हैं उनके बराबर ही फीमेल्स को माना जाता है। वही उनको जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पे भी उनको उसी लेवल के वर्क दिए जाते हैं जो हम आदमियों से करवाते हैं। फिर होता है स्पीडी प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हम डिजिटलाइजेशन पे भी जा रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन, हमारे देश में काफ़ी चीज़ें नई नई होती जा रही हैं, ग्रोथ हो रहा है, न्यू चीज़ें आती जा रही हैं, तो हम उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं। ये बहुत तेज़ी से ये जो प्रक्रिया है ये हमारी लाइफस्टाइल में शामिल होती जा रही है। फिर होता है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। पहले बच्चों का ऐसा था कि चलो इसका पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं है, इसे काम पे लगा दिया जाए। छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी पे और दूसरे कामों में लगा दिया जाता था। बट आजकल क्या है? नहीं, उनकी पढ़ाई पे फोकस किया जाता है। अगर वो पढ़ने में कमज़ोर हैं तो उनको भले ही क्लास रिपीट करवाएंगे या कुछ गैप देके या कुछ और एक्टिविटीज़ में एंगेज करके उनको पढ़ाई पे ध्यान देने की प्रक्रिया की जाती है। हमारे अभी कंट्री में ये हो गया है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है जो मेन फीचर्स हैं हमारे इंडियन कल्चर के, तो वो क्या है? एम्फेसिस अपॉन रिलीजन। हम आज भी कहीं ना कहीं धार्मिक हैं।
हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हम हमारे धर्म नहीं छोड़ सकते। अमेरिका में शिफ्ट हो जाएं तो भी दिवाली मनाना नहीं छोड़ सकते। तो ये क्या होता है, ये हम हमारे रिलीजन पे, हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे भी हैं, लेकिन हम हमारा रिलीजन फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में भी कहीं ना कहीं, और हमारी फैमिली में भी। अब जैसे कि दिवाली आ रही है, तो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उनके वहाँ पर जो भी प्रोडक्शन 1 या 2 महीने पहले से स्टार्ट हुआ होगा, वो दिवाली को ध्यान में रखते हुआ होगा। चाहे वो गिफ्ट्स हों, चाहे वो क्रैकर्स यानी कि पटाखे हों, ड्रेसेस हों, XYZ कुछ भी चीज़ हो, घर के डेकोरेशन की बात है, पेंट की बात है, जैसे कि जो हमारे घर पे वाइट वॉश होता है, तो जब नवरात्रि और दशहरा आता है उसके पहले से उसके एड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। एक संस्था के लेवल पे हम देखें तो हमें इन चीज़ों की प्लानिंग काफ़ी पहले से करनी होती है। हमें रिलीजन को भी काफ़ी ध्यान में रखते हुए हमारी हर चीज़ के प्रोडक्शन का ध्यान रखना होता है। फिर थ्योरी ऑफ कर्मा को भी हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सर्फ एक्सेल का ऐड देखा होगा, दाग अच्छे हैं, ये उनकी टैगलाइन है। तो उसमें वो बच्चे को हेल्प करना बताते हैं, यानी कि वो अगर उसके कर्म अच्छे हैं, उसने किसी की हेल्प की है, तो उसके फैमिली वाले काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। तो ये इस टाइप से एड्स बनाए जाते हैं, और इस तरीके से क्या होता है ना, हम लोग फॉलो करते हैं ये चीज़ हमारे इंडिया में। और फिर होता है कास्ट सिस्टम। कहीं ना कहीं जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं या जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर अभी भी कास्ट सिस्टम बहुत है। वो ठेठ जो उनके नियम हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं, यानी कि जो टिपिकल वाले जो नियम होते हैं उनको उन्होंने आज तक भी स्किप नहीं किया है, उसी को फॉलो करते हैं। उनके यहाँ वही पर्दा प्रथा है, वही बाल विवाह हो रहे हैं, एजुकेशन को लेकर उनकी वही सोच है, वुमेन्स जॉब नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी। तो ये बहुत सारी जगह पर चल रहा है। मैरिजेस को लेकर भी उनके यही पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर में आज भी हैं और हम फेस कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन भी इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर साथ में क्या करती है, अपना जो भी नेक्स्ट लाने वाले होते हैं, लॉन्च करने वाले होते हैं, तो इनको देखते हुए करते हैं। फिर इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन बिजनेस, इम्पैक्ट या फिर इन्फ्लुएंस, यानी कि कौन कौन से प्रभाव होते हैं बिजनेस पे जो कल्चर के पड़ते हैं। तो वो है कल्चर क्रिएट पीपल। जैसा हमारा कल्चर था, जैसा अभी है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमारा जो मार्केट है इंडिया का, वो चेंज हो रहा है। वो चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने जब से LPG सिस्टम किया है, इसमें जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो जब से हमारे इंडिया में ग्लोबल मार्केट की हमने अनुमति दी है, गवर्नमेंट ने अनुमति दी है, तो उसमें क्या हो रहा है, हम सभी तरह का जो ड्रेसिंग सेंस है उसको क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, पहनावे को, सभी तरह के खाने को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है ना, कल्चर वो नहीं रहा कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करती हूँ तो मैं वही ड्रेस पहनूंगी, मैं वही खाना खाऊंगी। तो ये क्या हो रहा है ना, कल्चर लोगों को बना रहा है, वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है। फिर है कल्चर एंड ग्लोबलाइजेशन, जो बात मैंने अभी आपको बताई। हम कहीं भी जाते हैं तो जैसा देश होता है वैसा ही हम ड्रेस पहनते हैं, जैसा देश वैसा भेष वाली बात है। और जो वहाँ की लाइफस्टाइल है हम वही फॉलो करते हैं। मॉडर्नाइजेशन की हम तरफ जा रहे हैं, तभी आज हमारे घर में जो पहले कर्टन्स हुआ करते थे, खस के पर्दे लगाए जाते थे ठंडक के लिए, वही आज AC में चेंज हो गए। तो ये क्यों हो रहा है, ग्लोबल मार्केट जो हमारी कंट्री में एंटर हुआ है उसकी वजह से भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि काफ़ी जो टेक्नोलॉजीज़ अपग्रेड होकर मार्केट में आ रही हैं, हम उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमारा कल्चर उस अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। घर जो पहले मकान बनाए जाते थे वो पहले मिट्टी के हुआ करते थे, अब वो काय के बनाए जा रहे हैं, वो काफ़ी पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। फिर उनका जो डिज़ाइन है वो चेंज हो गया है। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं। पहले घर में बड़े बड़े पोर्च और दालान और ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, बट आज हम लोग एक फ्लैट, एक अपार्टमेंट में भी रह लेते हैं। तो ये सब चीज़ें ग्लोबलाइजेशन और कल्चर का जो है आप समझ रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कल्चर डिटरमाइन गुड्स एंड सर्विसेज। कल्चर में जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो हम हमारे जो इंडिया में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं आज भी वही पर्टिकुलर चीज़ें, जैसे कि हमने भी खाने का भी एग्जांपल की बात की थी कि हमने ड्रेसिंग सेंस अडॉप्ट कर लिया है, फूड हम सब तरह का खाते हैं, लेकिन जो मेन बात है, जो जैसे फूड में हम एग्जांपल लें चपाती, तो वो चाहिए तो चाहिए, हम लोग कितना भी जंक फूड ले लें लेकिन चपाती को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाय की बात करें तो चाय को स्किप नहीं कर सकते हैं। सर्विसेज में हम बात करते हैं तो जो सर्विसेज हमें हमारी फैमिली के लिए या हम जहाँ जॉब कर रहे हैं उसके लिए या XYZ एज ए कस्टमर हमें जो चाहिए,
या एज एन एम्प्लॉय हमें जो चाहिए, तो हम उन चीज़ों को हमारे कल्चर से ही रिलेट करके फॉलो करते हैं। उसके बाद आता है लैंग्वेज एंड कल्चर। अब जो मेरा रिलीजन है, जिस तरीके से मैं घर पे बात करती हूँ, वो टोटल एक अलग बात है। जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर जो भी हम सोसाइटी जो हमारी है, वहाँ पर किस किस समाज के लोग रहते हैं, वहाँ हम क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जिस संस्था में काम करती हूँ वहाँ की लैंग्वेज में और मेरी फैमिली लैंग्वेज में फ़र्क है, बिल्कुल है, क्योंकि हम एमपी में रह रहे हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज और कल्चर अलग है। यहाँ से हम मुंबई चले जाएंगे तो लैंग्वेज एंड कल्चर अलग है। वहाँ जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है तो वहाँ हिंदी ऑप्शनल रहता है, हमारे यहाँ हिंदी हम कंपलसरी पढ़ते हैं। राजस्थान में चले जाएंगे तो हो सकता है वहाँ कुछ और चीज़ें हैं जो हमें नई देखने को मिलेंगी, वहाँ की लैंग्वेज भी है। तो ये चीज़ें कल्चर पर डिपेंड करती हैं। फिर कल्चर एंड एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड किसी भी चीज़ को लेकर क्या है, हम किस कल्चर में हमारी परवरिश हुई है, तो हम उस चीज़ को क्या स्किप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमारे परसेप्शन बन चुकी होती है। हमारे लिए हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें सही होती हैं हम उन्हीं को मानते हैं। जैसे कि आज भी हमारी कंट्री में जो नॉनवेज है उसको इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया जाता है, बट फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनमें किया जाता है। तो हमारा एटीट्यूड उन चीज़ को लेकर जो भी है वो हमेशा रहेगा। फिर कल्चर एंड मैनर, यहाँ पे हम हमारे मैनर्स की बात करें, जो भी चीज़ हम जिस भी तरीके से यूज़ करते हैं या किसी भी पर्सन से हम किस तरीके से बात करते हैं, तो एक संस्था में भी हम उस चीज़ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जो भी हमारा कल्चर होता है वो कहीं ना कहीं देखने में नज़र आ जाता है। फिर नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की समाज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या क्या रोल है उनके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी इंटरेस्ट एंड डिमांड। जब हम किसी भी चीज़ को मार्केट में लाने वाले होते हैं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, तो हमें उस जिस भी कम्युनिटी को हमने टारगेट करके वो चीज़ बनाई होती है या जो भी हमारा क्राउड होता है, तो हमें उनका इंटरेस्ट और डिमांड पे काफ़ी फोकस्ड होना पड़ता है, अदरवाइज़ हमारी चीज़ की सेलिंग नहीं होती है। तो जो भी इंटरेस्ट है उनका, जिस भी चीज़ में वो चाहते हैं कि वो क्या यूज़ करें, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें उनके अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। जो भी चीज़ की वो डिमांड करते हैं तो वो चीज़ें हमें मार्केट में लानी होती हैं। अगर हम ये सोचें कि हम हमारी चॉइस से कुछ भी चीज़ लॉन्च कर दें, चाहे उसको जो हमारा क्राउड है वो अडॉप्ट एंड एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। फिर होता है एनवायरमेंटल कंसर्न्स, हर चीज़ इको फ्रेंडली यूज़ की जाती है। अभी जैसे बीमारियों में भी हम बात करें तो बहुत सारे लोग स्टिल आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन पे बिलीव करते हैं। तो ये उनका एनवायरमेंटल कंसर्न ये भी है कि एंटीबायोटिक्स ज़्यादा नुकसान देती हैं। हम संस्था में कोई बात करें तो वो एनवायरनमेंट कैसा बनाते हैं, फ्रेंडली होना चाहिए, एनवायरनमेंट पे वो फोकस करते हैं। जो उनका कस्टमर के साथ रिलेशन है, जो भी सराउंडिंग्स हैं, तो वो उसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट जो है हमारा, उस अकॉर्डिंग हमको हमारे जो समाज में है वो क्रिएट करना होता है। फिर लेबर वेलफेयर, लेबर भी सोसाइटी का हिस्सा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क करते हैं, तो हमें उनके भी भलाई के लिए क्या करना है, सोचना है। ये भी एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, क्योंकि एक या दो लोगों से मिलकर तो संस्था बनती नहीं है, उसमें और भी लोग होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, तो वो हमारे ही समाज का हिस्सा हैं, तो हमें उनके वेलफेयर के लिए भी सोचना होता है। फिर रिडक्शन इन सोशल प्रॉब्लम, अगर हम कोई सी ऐसी संस्था चला रहे हैं जिसमें हम समाज को बहुत अच्छा कुछ सर्व करना चाहते हैं, तो जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं हमें उनको ओवरकम करने का सोचना चाहिए। कम यानी कि वैसे तो ख़त्म तो नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि हम उनकी समस्याओं का क्या कर सकें, हल निकाल सकें, उनका समाधान कर सकें या उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ला सकें। फिर नेक्स्ट होता है फेस्टिविस्ट। हमें हर ही धर्म, हमारी जो इंडिया है वो सेक्युलर कंट्री है, यानी कि सबसे ज़्यादा धर्म के लोग जो रहते हैं वो हमारी इंडिया एक कंट्री है पूरी दुनिया में जहाँ पर रहते हैं। तो हम लोगों ने ये भी एक चीज़ देखी है टेलीविज़न पे कि जब भी जो भी त्यौहार आता है, चाहे वो दिवाली है, राखी है, क्रिसमस है या ईद है, तो उसके ऐड उस तरीके से बना के जो है वो टीवी पे या न्यूज़पेपर पे या मेल पे आ जाते हैं, हमारे इंटरनेट के थ्रू हम देखते हैं। तो वो क्या होता है ना, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करके उस अकॉर्डिंग वो चीज़ें क्या करते हैं, लाने की कोशिश करते हैं समाज के वेलफेयर के लिए, उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि हम हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें कौन क्राउड कितना है, हम उन सब का ध्यान रखें, हर उनके फेस्टिवल का, हर सबको मान सम्मान और जो भी चीज़ें हैं हम इक्वली दें, इक्वली ट्रीट करें।